बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से सुहेल ज़ुबैर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 फाइनल टर्म शॉर्ट नोट्स। इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली एक सीरीज़ है, 3 से 4 वीडियो में मैं पूरा आपका सब्जेक्ट का कोर्स जो है वो कवर कर दूंगा। इसके अंदर आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे ताकि जब आप पेपर में बैठें तो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आपके कंसेप्ट क्लियर हों। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आपकी रिवीजन हो रही है, ये उर्दू वर्जन है ये। इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे, हर टॉपिक को देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे और वो आपको तैयार करवाएंगे। आपको समझाएंगे कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा और कैसे आपने उसको सॉल्व करना होगा। ये जो मॉड्यूल है, ये जो वीडियो है, इसके अंदर मैं मॉड्यूल 109 से लेके 126 तक कवर करने वाला हूँ। इन मॉड्यूल में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग थी, तो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट देखेंगे हम। मैं सॉफ्टवेयर आपके सामने डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करूँगा। क्योंकि आपने मिड शॉर्ट क्विज़ में भी देखा, आपने ग्रैंड क्विज़ में भी देखा, बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग से होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, वो 2 नंबर का होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको प्रोग्रामिंग करनी आएगी, आपको बेसिक सिंटैक्स का पता होगा, बेसिक यूजेज का पता होगा, आप बड़ी आसानी से वो सॉल्व कर लेंगे। प्रोग्रामिंग अमूमन होगा ये कि आपको 5 नंबर का क्विज़ आएगा, क्वेश्चन आएगा, कोई शॉर्ट सा आपने प्रोग्राम बनाना होगा, कोई 2 नंबर का, कोई सिंपल 1 नंबर का क्विज़ होगा प्रोग्रामिंग से, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारा कुछ कवर करवाने वाला हूँ। अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकियों का भी भला हो सके। चलिए दोस्तों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। CS 101 शॉर्ट नोट्स शॉर्ट लेक्चर। ये मॉड्यूल जो हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो मॉड्यूल 1092 टू मॉड्यूल 126 हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सबसे पहले चलते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी न किसी लैंग्वेज का सहारा ले रहा हूँ, इसी तरह जब कंप्यूटर से बात करते हैं तो किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिफरेंट टाइप्स, कैटेगरी जो आप कह लें होती हैं, वो हमने यहाँ पे आपको शेयर की हुई हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 मेन टाइप्स हैं इसकी: लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के करीब तरीन होती है, मतलब कंप्यूटर उसे बड़ी आसानी से समझ लेता है। सादा अल्फाज में बात करूँ, मैं उर्दू इंग्लिश बड़ी आसानी से समझ लूँगा, बट चाइनीज़, फ्रांसीसी, जर्मन में भी नॉट पॉसिबल टू मी। मिडिल लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है और वो सी लैंग्वेज है। ये लो लेवल लैंग्वेज भी मानी जाती है और ये हाई लेवल लैंग्वेज भी मानी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कबोल, फोल्ट्रान, पास्कल, C++, जावा, PHP एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस आती हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है वो ह्यूमन बीइंग के करीब तरीन होती है। ह्यूमन बीइंग के करीब तरीन के आसानी से इसको रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। हम ज़्यादातर अपनी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही करते हैं क्योंकि इसे सीखना समझना बहुत आसान है बानिस्बत के मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर बगैर किसी ट्रांसलेटर के समझ लेता है। कंप्यूटर जो ज़ुबान समझता है वो मशीन लैंग्वेज मतलब 10 की ज़ुबान है। मशीन लैंग्वेज होती क्या? मशीन लैंग्वेज सम टाइम रेफर टू आ मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मशीन लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स दैट आर कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स। मशीन लैंग्वेज इज ओनली लैंग्वेज आ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक हो गया, 0 1 जो ह्यूमन नहीं पढ़ सकते। मेरा नाम ही है सुहेल ज़ुबैर, एक करैक्टर 8 बिट का होता है, सुहेल 6 48 बिट के अंदर मेरा नाम ही आएगा, जो कि याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मशीन लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते। मशीन लैंग्वेज की जब
तरक्की हुई इसमें लैंग्वेजेस में, तो असम्बली लैंग्वेज इवॉल्व हुई। असम्बली लैंग्वेज में क्या है कि अब 0-1 के बजाय निमोनिक्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब कुछ सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया गया जिसे निमोनिक्स कहते हैं। मतलब इसमें अगर आपने ऐड करना है तो इसके लिए आप निमोनिक्स यूज़ करेंगे, ADD। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब, पुश डाटा ऑन टू स्टैक, स्टैक के ऊपर डाटा पुश करना है तो पुश, स्टैक से डाटा लेना है तो पॉप, जंप करना है तो JMP, इंटरप्ट के लिए प्रोसेस के लिए INT, सो ऑन मैनी मोर। असम्बली लैंग्वेज ऐसी है जिसके अंदर हम 0-1 की बजाय कुछ निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी कोई इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है, बट मशीन लैंग्वेज से बहुत बेहतर है, बट फिर भी ये बहुत टफ लैंग्वेज मानी जाती है। यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोग्राम लिखा है जो 2 के 2 नंबरों को जमा करने का प्रोग्राम है। यही प्रोग्राम जब मैं हाई लेवल लैंग्वेज में जाके करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको ये साथ कमेंटिंग की गई है जिससे आपको पता चल रहा है इनका मकसद क्या है। अगर इसके बगैर हो तो आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज से बेटर तो है बट नॉट इजी। असम्बली लैंग्वेज में क्या किया गया है, निमोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, कुछ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। अब मैं एक आपको बात बताता चलूँ। अब हमने कहा कंप्यूटर जो ज़ुबान डायरेक्ट समझता है वो मशीन है, इसके अलावा बाकी वो किसी ज़ुबान को नहीं समझता। तो इसका मतलब अगर हमें कंप्यूटर को ज़ुबान समझानी है, अपनी बात समझानी है, अपनी इंस्ट्रक्शन समझानी है, तो हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर से मुराद, अगर आप एक कोड असम्बली लैंग्वेज में लिखें जिस तरह कि इससे पहले हमने देखा, तो कंप्यूटर इस कोड को डायरेक्टली नहीं समझ सकता, ये जो हमने लिखा हुआ है। तो क्या करना है, तो करना ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम असम्बलर होता है जो असम्बली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, इसे असम्बलर कहते हैं। इसी तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। एक और भी कंपाइलर भी, उसका भी यही फंक्शन है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम, जिसको सोर्स कोड कहते हैं, ये याद रखना है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं, उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन लैंग्वेज में। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है। अगर आप सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो कंपाइलर का इस्तेमाल करती है। कंपाइलर आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल करता है और फिर बताता है कहाँ पे एरर है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इसके बरक्स जो इंटरप्रेटर होता है वो हर लाइन को, जिस तरह के GW बेसिक इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है, हर लाइन को वो कंपाइल करता है, हर लाइन को इंटरप्रेट करता है मशीन लैंग्वेज में। अगर आपने कोई लाइन लिखी और उसमें कोई गलती है तो साथ ही आपको एरर दे देगा कि ये लाइन गलत है। जब तक आप उसको ठीक नहीं कर लेते वो आपको अगली लाइन, अगला कोड नहीं लिखने देता। ये बुनियादी फ़र्क है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम रीड करता है, फिर उसको कंपाइल करता है, मतलब मशीन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज लिखे गए कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये मैंने मज़ीद डिटेल दी हुई है आपकी स्टडी के लिए। अब मशीन इंडिपेंडेंस क्या चीज़ होती है। अगर आप एक कोड मशीन लैंग्वेज में या असम्बली लैंग्वेज में लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली खासकर मशीन लैंग्वेज की सूरत में, तो उसी मशीन पे चलेगा, किसी और मशीन पे नहीं चलेगा। तो फिर बिज़नेस पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोड मैं लिखूंगा सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे चलेगा, बाकियों को तो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। आज हम देख रहे हैं हज़ारों एप्लीकेशंस हैं, किसी ने लिखी, हम यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से यूज़ कर रहे हैं, मशीन इंडिपेंडेंस की वजह से। मशीन इंडिपेंडेंस की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बनाती है, एक सॉफ्टवेयर बनाती है और वो बाकी सारे यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट की वजह से। इसके बरक्स जो आप असम्बली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो ज़्यादातर मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब जिस मशीन पे वो बनाया गया है उसी पे चलेगा, किसी और पे नहीं चलेगा। इसकी बजाय जब एक आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, उसे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी सिस्टम पे आप रन कर सकते हैं। और जावा जो है वो बिल्कुल मशीन इंडिपेंडेंट है। आप एक कोड जावा लैंग्वेज में लिखें, जिस मर्ज़ी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करें, जिस मर्ज़ी सिस्टम पे मशीन पे रन करें, वो उस पर रन होगा। ये मैंने इसलिए उसकी एग्जांपल दी हुई है। सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, कंपाइल हुआ, जावा सी बना, वहाँ से बाइट कोड, JVM, हर एक के लिए वो अलग-अलग बनाता है।
इंटरप्रेटर फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर फॉर विंडो और इंटरप्रेटर फॉर लाइनक्स। मतलब इसकी बजाय अगर आप सी में प्रोग्राम लिखेंगे तो वो विंडोज़, अगर आपने विंडोज़ का इस्तेमाल करते हुए सी में प्रोग्राम लिखा तो वो सी विंडोज़ के ही किसी मशीन पे चलेगा, वो लाइनक्स या मैक पे नहीं चलेगा। अगर आपने जावा में प्रोग्राम लिखा तो चाहे आप विंडोज़ में रन करें, मैक में करें, लाइनक्स में करें, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो रन हो जाएगा। ये चीज़ होती है मशीन इंडिपेंडेंस। अब आगे चलते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होती है? मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ प्रॉपर, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। सर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ा दिया है, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब हम रिवाइज़ कर रहे हैं, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। CS 101 फाइनल टर्म शॉर्ट नोट्स, CS 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन, ये है जी हमारी वीडियो। अब डाटा टाइप क्या होती है? जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको डाटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी तो दोस्तों ये देखते हैं, अब हम वेरिएबल आपको मैं समझाने लगा हूँ इसके अंदर कि मैं दो नंबरों को जमा करना चाहता हूँ, डाटा टाइप समझाना चाहता हूँ। जो दो नंबर हैं, देखें ये प्रोग्राम है दो नंबरों को जमा करने वाला। पहले मैं डाटे को कहीं वेरिएबल में स्टोर करूँगा। वेरिएबल वो लोकेशन मेमोरी में जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है। वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल मेमोरी में वो लोकेशन जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है। मैं उसको, अच्छा आपने एक्सेल की शीट देखी हुई है, वो जितने सेल बने हुए हैं समझ ले वो मेमोरी के अंदर लोकेशंस हैं, उनको आप कोई नाम दे देते हैं। जिस तरह मैंने दे दिया num1, फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर वैल्यू डाल दो, जस्ट लाइक दैट, जिस तरह सेल के अंदर आप कुछ लिख देते हैं। तो वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हैं। आप डाटा किस तरह का स्टोर करना चाहते हैं, ये डाटा टाइप कहलाती है। ये क्या कहलाती है? डाटा टाइप। बिलफर्ज मैं CGPA स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं जो डाटा टाइप लूँगा वो फ्लोट लूँगा, जस्ट लाइक दैट, FLOAT फ्लोट। ये मैं बता रहा हूँ कि कौन सी डाटा टाइप ले रहा हूँ। फिर मैं वेरिएबल का नाम आगे लिखूँगा, CGPA इक्वल, मेरा CGPA है जी 3.62। ये तो अब इसको देख के क्या समझ आ रही है? मेमोरी में एक वेरिएबल लिया हमने जिसका नाम रखा हमने CGPA। क्यों लिया? ताकि इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर सकूं, जिस तरह मैंने की है 3.62। और डाटा टाइप क्या है? फ्लोट। इज दैट क्लियर? शुड बी। ये कमेंट कर दिया मैंने इसको। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कहते ये हैं कि डाटा टाइप क्या होता है? इज़ अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल हैज़ and what type of mathematical relation or logical operation can be applied on it। अब डाटा टाइप की टाइप्स हैं कौन सी? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी, बेसिक, इंटीग्रेटेड, जो साथ बिल्ट इन हैं। वो कौन कौन सी हैं? बुलियन है। बुलियन का मतलब होता है यस, नो, ट्रू, फॉल्स। और न्यूमेरिक के अंदर करैक्टर और इंटीग्रल। अच्छा जी, इंटीजर्स के अंदर क्या होगा? फिर इंटीजर के अंदर बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, और फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर फ्लोट और डबल। अब ये क्या चीज़ है? इंटीजर का मतलब है, बाइट का मतलब है कि इसके अंदर समझ लें आप बहुत कम वैल्यू आएगी। चलें कम ज़्यादा से बात कर लेते हैं। शॉर्ट, इंट, अगर बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर आपने करनी है तो आप लिखेंगे लॉन्ग, मतलब करोड़ों में आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप लिखें लॉन्ग। इस तरह अगर आपने डेसिमल की वैल्यू, जिस तरह अभी मैंने आपको करके दिखाई है, तो आप फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर आप बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तब आप लिखेंगे डबल। डबल CGPA इक्वल टू 10 मिलियन, 40 लैक्स, समथिंग लाइक दैट। बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लिखने के लिए आप डबल डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ डाटा टाइप्स नॉन प्रिमिटिव है, मतलब यूज़र डिफाइन है, जैसे स्ट्रिंग है, रे है, स्ट्रक्ट है, etc। ये डाटा टाइप मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। डाटा टाइप क्या है कि हम मेमोरी में किस तरह का डाटा स्टोर करना चाहते हैं उसी तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगर हम मेरा नाम स्टोर करना चाहें तो मैं 4 CHA करैक्टर जिसे कहते हैं इस तरह का डाटा शो करूँगा। अगर CGPA स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोट लेंगे। अगर विदाउट डेसिमल नंबर डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर लेंगे। अगर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन हमें चाहिए तो अरे लेंगे। क्लियर है बात?
तो ये होती हैं डाटा टाइप्स। वो मैंने आपको एक पूरा चार्ट भी दिखा दिया। अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मॉड्यूल है, उससे पहले हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किसी आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है कि जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिख भी सकें, कंपाइल भी कर सकें, एडिट भी कर सकें, उसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अब आपने वो सॉफ्टवेयर, बहुत सादा सा सॉफ्टवेयर मैं आपके लिए आपको बता रहा हूँ, वो है डेव C++। आपने सिंपल ये लिखना है डेव C++ डाउनलोड। ये इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट ये आके यहाँ पे डाउनलोड, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, इसलिए मैं उसे कैंसिल कर दूंगा जब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसका लिंक बहरहाल आपके लिए दे दूंगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। ये देखें जी, स्टार्ट हो गया डाउनलोड। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट 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 करके ये इसने इंस्टॉल हो जाना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंटरफेस है इसका, ये हमारे सामने इस तरह से वो ओपन होगा। फाइल, न्यू, सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे, ये फाइल इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। अब मैंने आपके लिए टाइम ना वेस्ट हो, पहले से कुछ प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं ताकि आपको समझा सकूं। ये जो लाइन 1 2 3 है, ये आपने 4, ये आपने एज इट इज टाइप करनी है। हर प्रोग्राम के लिए ये टाइप होगी एज इट इज़। और उसके बाद ये लाइन 13 और 15, ये एज इट इज। इन 2 करली ब्रेसेस के अंदर आपने अपना प्रोग्राम लिखना है, जो भी लिखना है। ये क्या होता है, ये मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको समझा दूंगा। ये हेडर फाइल है, ये यूजिंग नेम स्पेस std, ये नेम स्पेस क्या होती है, ये मेन फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्चुअली रिटर्न होता है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, अब मैं प्रोग्रामिंग में आपकी जस्ट बेस बनाऊंगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे FSC वाले स्टूडेंट्स होंगे, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनको बिल्कुल प्रोग्रामिंग का आइडिया ही नहीं है। अगर आप स्क्रीन पे अपना मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है, जो कमांड है, वो है cout। मतलब आप लिखते हैं cout, इसका सिंटैक्स मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। cout लेस देन डबल क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन, ये है जी इसका सिंटैक्स लिखने का तरीकाकार। अब इन डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। क्या होगा, वो स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने इसके अंदर 2 लाइनें आपके लिए लिख के रखी हुई हैं, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और वेलकम टू CS 101। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो ये प्रोग्राम आपके लिए एग्जीक्यूट हो गया। देखिए वो सारा एक ही लाइन में आ गया, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, वेलकम टू CS 101, और तीसरी लाइन में हमने कुछ लिखा नहीं था तो वो नज़र भी नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, अगली, तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस है \n, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। वो देखें, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, वेलकम टू CS 101। अब मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ, पाकिस्तान। अब देखते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ये देखें, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, \n की वजह से जो भी आगे प्रिंट होना है वो न्यू लाइन पे जाएगा। वेलकम टू CS 101, आगे पाकिस्तान फिर इकट्ठा आ गया। अब आप समझते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे \n देने की ज़रूरत है ताकि वो न्यू लाइन पे चला जाए। अब हम सीख चुके हैं कि अगर हमने कोई भी अपना मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो है cout। चलिए तो दोस्तों सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्राम मैंने लिखा है 2 नंबरों को जमा करने के लिए। ये प्रोग्राम लिखा है मैंने 2 नंबरों को जमा करने के लिए। अब ये याद रखें कि हमें 2 नंबरों को जमा करना है तो जाहिर सी बात है 2 नंबर कहीं स्टोर करने की ज़रूरत है ना। तो दोनों नंबर जो मैं ले रहा हूँ वो इंटीजर टाइप ले रहा हूँ, मतलब इशारिया वाले नहीं ले रहा। समझ गए होंगे आप बात को। मैंने कहा इंट num1 num2 सम, मैंने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने डिक्लेयर ना किया तो C के अंदर, C++ के अंदर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो आपने पहले डिक्लेयर किया कि मैं एक नंबर 1, नंबर जो आपका दिल करे, कोई लॉजिकल से नाम होने चाहिए, और सम,
फिर मैंने कहा ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। 30 को num1 नामी वेरिएबल में स्टोर कर दो, 50 को num2 नामी वेरिएबल में स्टोर कर दो। सम को क्या कहा कि मैंने num1 प्लस num2, मतलब जो नंबर 1 में वैल्यू पड़ी है और जो नंबर 2 में वैल्यू पड़ी है दोनों को जमा करो और जो जवाब आए, जो रिजल्ट है उसे सम में, सम नामी वेरिएबल में स्टोर कर दो। फिर मैंने कहा सी आउट। किस लिए करते हैं सी आउट? स्क्रीन पे वैल्यूज़ पहुंचाने के लिए, डाटा दिखाने के लिए। मैंने लिखा था सम ऑफ टू नंबर्स। जो डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, चाहे इसके अंदर जो मर्जी लिख लें। लेस देन के अंदर जो आप लिखेंगे वो वेरिएबल नाम होगा कोई। सिंटैक्स देख रहे हैं आप? अब सम के अंदर क्या पड़ा है? इन दोनों नंबरों की जमा। मैं कहता हूँ स्क्रीन पे ऊपर एक मैसेज आए, द सम ऑफ टू नंबर इज़, और फिर जो भी सम हो वो स्क्रीन पर नज़र आ जाए। अभी देख लेते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ग्रेट, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 80। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया तरीका बता रहा हूँ न्यू लाइन पे जाने के लिए। उसे कहते हैं एंड एल, मतलब एंड लाइन, END, एंड लाइन। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि दो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स को जमा करके दिखाऊंगा आपको, मतलब इशारिया वाले नंबर। तो उसके लिए फिर क्या तरीका कार होगा? FLOAT, फ्लोट। डाटा टाइप पहले बतानी है, फिर जो वेरिएबल का नाम आपने रखना है, जो भी। मैं कहता हूँ FNUM1, F मतलब F मैंने लगाया फ्लोटिंग पॉइंट num1, FNUM2, FSUM। नाम आप जो मर्जी रख सकते हैं। ये आ गया जी। अब मैं क्या करूँगा? जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे आके उसे कहता हूँ FNUM1 इक्वल टू 30.36, सेमीकॉलन आखिर में आना ज़रूरी है, ये सिंटैक्स है। FNUM2 इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, याद रखिएगा। ये इक्वल का मतलब बराबरी नहीं है। FSUM इक्वल टू FNUM1 प्लस FNUM2 सेमीकॉलन। अब अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कौन सा दिखाया हुआ है अभी? मैंने अभी FSUM की वैल्यू स्क्रीन पर भेजी नहीं है जिस तरह ये भेजी थी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। वो देखें, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 80। तो ये जो मैंने लिखा ये किधर गया? ये अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाया नहीं है। जब तक मैं सी आउट की स्टेटमेंट नहीं दूंगा ये चीज़ नज़र स्क्रीन पे नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम किया है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है? FSUM। यहाँ पे हम समझ चुके हैं, मैंने FNUM1 में कुछ वैल्यू रखी, FNUM2 में कुछ वैल्यू रखी, FSUM के अंदर उन दोनों को जमा करके उसका जो रिज़ल्ट रखा अब स्क्रीन में दिखा रहा हूँ मैं। अब इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो स्क्रीन पर दो लाइनें नज़र आ रही होंगी, एक सम इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इज़ दैट क्लियर? द सम ऑफ टू नंबर इज़ 120। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब मैं ज़रा दूर करके दिखाना चाह रहा हूँ। \t स्पेस \t टैब। वो आप जब प्रोग्राम चलता देखेंगे तो आप समझ आएंगे कि \t का क्या मकसद था। जस्ट लाइक टैब है और इसका कोई मकसद नहीं है। अगर आप प्रोग्राम की फॉर्मेटिंग करना चाहें तो उसके लिए ये देखिए, ये भी आप कर सकते हैं ऐसे। ओके हो गया। हमने देख लिया दो नंबरों को, चाहे वो इंटीजर हों या फ्लोटिंग पॉइंट, जमा कैसे करते हैं। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन देखते हैं सी के अंदर। उससे पहले हम ना और चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि पिछले प्रोग्राम में जो हमने काम किया है ये वैल्यू सारी हार्ड कोडेड थी। हार्ड कोडेड मतलब हर बार चेंज करना। अगर मैं दो और किसी नंबरों को जमा करना चाहता हूँ तो मुझे प्रोग्राम में जाके चेंज करनी पड़ेगी, मुझे प्रोग्राम में चेंज करनी पड़ेगी। इसकी बजाय मैं क्यों ना यूज़र से रन टाइम के ऊपर वैल्यू लूँ। क्या ख्याल है? ये बात ठीक रहेगी, समझ आएंगे आप। उसी तरह दो नंबर हैं, मगर इस बार मैं स्क्रीन पर एक मैसेज भेज रहा हूँ, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर
/n/tt, समझ गए आप। num1। अब जो स्क्रीन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यूज़र को एक स्क्रीन पर मैसेज नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर। वो जैसे ही मैसेज देखेगा वो कोई ना कोई नंबर इंटर कर देगा। वो जो नंबर इंटर करेगा हम उसे cn की कमांड के थ्रू num1 नामी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, अच्छा याद रखिएगा सी केस सेंसिटिव है। अगर आपने इसका नम जो डिक्लेयर किया है वही यहाँ पे आपने यूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया तो ये सिंटैक्स एरर है। वो कहेगा मैं जानता नहीं हूँ, ये और num1 है और ये और num1 है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, याद रखिएगा। जब आप वैल्यू इंटर कर लेगा यूज़र, फिर स्क्रीन पे एक मैसेज नजर आना शुरू हो जाएगा, प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर। यूज़र को जब ये मैसेज नजर आएगा फिर वो नंबर इंटर कर देगा। हमने उसे cn sum2 के अंदर रख लिया। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कमांड क्या है, cn। फिर बाकी सिंपल है, सम इक्वल टू num1 प्लस num2, और स्क्रीन के ऊपर आपने देखा मैंने उसे दिखा दिया। लेस देन के अंदर जो वेरिएबल नेम रखते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू स्क्रीन पर दिखाओ। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये चीज़। प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इंटर कर दिया, दिस ये लेंगे। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 61। ओके, हार्ड कोडेड नहीं। अगली बार प्रोग्राम रन करूं तो मैं कोई और वैल्यू दे दूं। पिछली बार तो जितनी बार भी प्रोग्राम चलता तो 2 ही नंबर थे जब तक मैं प्रोग्राम में चेंज ना कर लूँ। अब रन टाइम के ऊपर मैं वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ। मेरा ख्याल आप बात समझ गए होंगे। अब 2 नंबरों को हमने जमा किया यूज़र से वैल्यू लेके। आगे चलते हैं। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन देखते हैं सी के अंदर। उसके अंदर जो ऑपरेशन है वही सिंपल, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मॉडुलस। मॉडुलस आपके लिए न्यू होगा। मॉडुलस होता है रिमाइंडर, मतलब 5 डिवाइड बाई 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ये 2 नंबरों का रिमाइंडर आपको बताता है कि बाकी क्या बचता है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, 2 नंबरों का रिमाइंडर आपको बताता है कि ये रिमाइंडर है जी इसका। चलिए प्रोग्राम में आपको समझाता हूँ, फिर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमने उसी तरह से किया है, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, वो एक नंबर इंटर करेगा, वो हमने num1 नामी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर, प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर, वो हमने num2 नामी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। हम उसे कह रहे हैं सम इक्वल टू num1 प्लस num2, सादा बात। सब्ट्रैक्ट इक्वल टू num1 माइनस num2, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई num2, डिवीजन इक्वल टू num1 स्लैश num2 डिवाइड, मॉड इक्वल टू num1 मॉडुलस num2। मैंने सारे ऑपरेशन करके रख लिए। अब क्या करना है, सिंपल मुझे इनकी वैल्यू स्क्रीन पर दिखानी है। मैं कह रहा हूँ सम ऑफ 2 नंबर इज सम एंड लाइन, मतलब न्यू लाइन पे चले जाओ। उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे चले जाना। न्यू लाइन पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, उससे न्यू लाइन पे ये, और सो ऑन। और कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ये स्क्रीन पे वैल्यूज़ दिखाता जा रहा हूँ। अभी हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊँगा। समझ गया ना, सम ऑफ 2 नंबर दिखा दिया उसने। अब इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत है, इसे टैब देंगे तो आगे चला जाएगा। द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स दिस, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर दिस, द डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स दिस, द मॉडुलस ऑफ 2 नंबर 12। अगर 369 को अंदर रख के 21 पे डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 12 बचेगा। ये था प्रोग्राम। मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन एक ही प्रोग्राम में आपको करके दिखा दिए हैं। बात समझ आ गई होगी। और मैं ये कह रहा था, अगर आपने फॉर्मेट करना है तो थोड़े टैब शैब लगा के इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए चला के दिखा देता हूँ। ये जस्ट लाइक दैट। ओके जी, ये मैंने टैब दिया था तो देखिए आगे चला गया। एक एक टैब इनको दें और इसको फॉर्मेट कर लें। यहाँ से प्रोग्राम सेव होता है। ये हम कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे, 4th, और ये 5th वन देख लेते हैं जी। अब हम चलते हैं इफ़ स्ट्रक्चर के ऊपर जी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इफ़ स्ट्रक्चर। इफ़ क्या होता है, इफ़ के अंदर जिस तरह से बोलूँगा मैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो,
नहीं तो उसके बाद जो बताया गया है वो काम करो। बात समझ में आ रही है ना? अगर नंबर 40 से ज़्यादा हैं तो पास हो, नहीं तो फेल हो। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। इफ़ और उसके बाद ब्लॉक होगा कंडीशन का। इफ़ और कंडीशन, फिर एक कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ब्लॉक। सिंपल इफ़ की मैं अभी बात करूँगा। सिंपल इफ़ की अभी मैं बात करूँगा। सिंपल इफ़ के तहत कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ना ट्रू हुई तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अभी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड शॉर्टकट F11 होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। x इज़ ग्रेटर देन y। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 20 है, y की 18 है। मैं बदल देता हूँ तो प्रोग्राम कुछ भी दिखाए बगैर टर्मिनेट हो जाएगा। वो देखें, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन जब फॉल्स हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो उसके बाद हमने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। समझ आ गई? सिंटैक्स समझाना था इस प्रोग्राम में मैंने आपको। ब्लॉक कंडीशन का कंडीशन टेस्ट करो, अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक रन करो, अगर फॉल्स है तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अगले प्रोग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आपको इसमें से एक सवाल तो मस्ट आना है। इसको पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आप आगे देखते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। इंटर एन इंटीजर, मैंने कहा 20, उसने कहा यू इंटर्ड ए पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको देख लेते हैं ये बना कैसे हुआ है। ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये चीज़ें सेम रहेंगी यहाँ से यहाँ तक, इसलिए इसको मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता। अब मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया। डाटा टाइप क्या है? इंट। वेरिएबल नेम क्या है? नंबर। फिर वही स्क्रीन पे एक मैसेज आया, आपने देखा इंटर एन इंटीजर, उसने इंटीजर इंटर किया। अब हमने इफ़ कंडीशन, ये देखें कंडीशन को यहाँ पे टेस्ट होना है। ये सिंटैक्स आपका ऐसे लिखना होता है आपने। इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 तो लाजमी बात है पॉजिटिव नंबर है, अगर लेस देन 0 होगा तो समझो नेगेटिव नंबर है। तो चेक करता है जो आपने इंटर किया है उसको चेक कर रहा है, वो नंबर को चेक कर रहा है। ग्रेटर देन 0 है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 ना हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स के बाद जो है। क्लियर होगी ना बात? एल्स यू इंटर ए नेगेटिव इंटीजर, ऐसा ही हो रहा है। हमने इसको करके देख चुके हैं। इस बार हम कोई नेगेटिव नंबर इंटर कर देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। कंडीशन क्या चेक होनी है? नंबर ग्रेटर देन 0। तो फिर क्या मैसेज आएगा? ये आपने देखा था क्विज़ के अंदर, इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हुए थे। तो अगर 0 से ज़्यादा हम इंटर करेंगे तो मैसेज आएगा यू इंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर माइनस इंटर करें तो लिखा हुआ आ जाएगा यू इंटर ए नेगेटिव इंटीजर। वो आ गया, ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम। इससे ज़रा मैं इफ़ इसलिए आपको ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लूप्स, इफ़ स्टेटमेंट इनपुट आउटपुट करने आती है तो आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब हम क्या कर रहे हैं? इफ़ इफ़ और एल्स का इस्तेमाल सीख रहे हैं। इंटर एन इंटीजर वही इसी तरह नंबर, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ, पहली कंडीशन है ये, पहली कंडीशन, तो हम कह देंगे यू इंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। और वो देखिए मैं उस तरह दिखा रहा हूँ और न्यू लाइन पे जा रहा हूँ। फिर ये ब्लॉक जब ख़त्म हुआ तो हम क्या कर रहे हैं? फिर हम एल्स इफ ले रहे हैं, मतलब एक और इफ लगा रहे हैं। नंबर लेस देन 0 हुआ तो समझो नेगेटिव है, यू इंटर ए नेगेटिव इंटीजर। अगर ये दोनों कंडीशनें ट्रू ना हुई, मतलब नंबर ग्रेटर देन 0 भी ना हुआ, नंबर लेस देन 0 भी ना हुआ, तो फिर लाजमी बात है नंबर 0 ही है। अगर 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, तो 0 है। तो एल्स पार्ट में जाके हमने लिख दिया यू इंटर्ड 0। एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, कंपाइल एंड रन। मैंने इंटर किया 25, क्या आंसर आएगा? यस, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आगे चलते हैं जी। अब देखते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ होता है इफ के अंदर इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ विद एन इफ। इंटर एन इंटीजर सी एन, आपको पता है सी एन किस लिए यूज़ होता है? यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए, यूज़र से
वैल्यू गेट करने के लिए। जब यूज़र कोई वैल्यू एंटर करे तो cn के आगे हमने जो वेरिएबल दिया होता है वो वैल्यू उसके अंदर आके स्टोर हो जाती है। इफ़ नम लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, इफ़ नम नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब नंबर जो है नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब कोई भी हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये हमने मॉडुलस चेक करना है। नंबर कोई भी हुआ तो वो इस ब्लॉक में आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस ब्लॉक में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे नम मॉडुलस 2 इक्वल डबल इक्वल टू 0। इसे मैं सलीस उर्दू में बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नंबर को 2 पे तकसीम किया जाए और जो बाकी है वो कुछ ना बचे, बाकी 0 बचे, द नंबर इज़ इवन। एल्स, अब इस इफ का ये एल्स पार्ट है, एल्स द नंबर इज़ ऑड। अगर 2 पे पूरा पूरा तकसीम ना हुआ तो नंबर ऑड होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब है 0 है नंबर, नॉट इक्वल टू 0, तो 1 2 3 10 समथिंग कुछ भी है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, आपने नंबर 0 एंटर किया तो वो इस ब्लॉक में आएगा ही नहीं, वो सीधा इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा, इस पार्ट में आएगा और कहेगा द नंबर इज़ 0 एंड इट इज़ नाइदर इवन और नॉड। एक स्टेट मैंने आपको एल्स इफ के बाद भी करके दिखाई है कि जब आपका ऐप फील्स प्रोग्राम के अंदर ख़त्म हो जाता है तो वो उसके बाद जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन। आपने एंटर किया 31 तो आंसर क्या आएगा? नंबर इज़ ऑड, द नंबर इज़ ऑड। और ये लाइन देखें, दिस लाइन इज़ आफ्टर इफ कंडीशन सो ऑलवेज प्रिंट। इफ एल्स के ब्लॉक के बाद जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो कंटिन्यू प्रिंट होती रहेंगी। अब मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। मैं एंटर ही 0 करता हूँ तो वो किसी ब्लॉक में एंटर नहीं होगा और बाहर आ जाएगा। वो देखें, द नंबर इज़ 0 एंड इट इज़ नाइदर इवन और नॉर ऑड। क्लियर? आगे चलते हैं जी। अभी मैं इसी के अंदर ही हूँ, इफ़ एल्स पार्ट को ही कवर कर रहा हूँ अभी तक। मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि पेपर में कोई भी सवाल आया आप उसको सॉल्व करने के काबिल हों, और एक आना ज़रूर है। अब देखिए, मैं फ्लोट टाइप डाटा टाइप किया, फ्लोट num1 num2 num3, ये मैंने इसलिए लिया है कि आप एक cn के तहत मोर देन 1 वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा, जब आपसे कहा जाए इंटर 3 नंबर तो आपने 3 नंबर इंटर करने हैं मगर स्पेस देके, मतलब 30 स्पेस 45 स्पेस 91, इस तरह से। अब ये वही लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए मैं प्रोग्राम आपके लिए बनाया ताकि आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल भी देख लें। n1 ग्रेटर दैन इक्वल टू n2 एंड n1 ग्रेटर दैन इक्वल टू n3, तो लाजमी बात है लार्जेस्ट नंबर इज़ n1। अगर n2 n1 और n2 से बड़ा है तो n2 बड़ा है। अगर n3 n1 और n3 से बड़ा है तो n3 सबसे बड़ा नंबर है। ये एंड है, एंड ये क्या है? एंड। और का इस्तेमाल आप खुद करके देख लीजिएगा। एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को ताकि आपको समझ आए। 3 नंबर इंटर करने हैं, 12 स्पेस 25 स्पेस 98। तो लार्जेस्ट कौन सा है? 98, तो आंसर आएगा लार्जेस्ट नंबर 98। ये ना देखिएगा कि मैंने आखिर में 98 दिया था तो इसलिए सबसे बड़ा वो था तो वही उसने डिस्प्ले कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। 200 स्पेस 1 स्पेस 2 इंटर, वो आ गया जी। लार्जेस्ट वैल्यू उसने उठा लेनी है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। ये वीडियो लेंथी होती जा रही है, मैं जल्दी से अब इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ये मैंने 3 नंबर जो हैं एक और तरीके से लार्जेस्ट वैल्यू निकाली है। इंट ए बी सी प्लीज़ इंटर 3 नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। तो हमने मान लिया कि मैक्सिमम जो नंबर है वो ए है। इफ़ मैक्स लेस देन बी, तो बी इसका मतलब है उससे बड़ा होगा। इफ़ मैक्स लेस देन सी, इसका मतलब सी बड़ा होगा। सी और मैक्स जो भी मैक्स होगा वो आ जाएगा। एक और लॉजिक के थ्रू मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने एक क्विज़ वाला किया हुआ है कि आपने क्विज़ में कितने नंबर लिए, मिड टर्म में कितने लिए, फाइनल में कितने लिए, वैल्यूज़ दें, वो आपकी
एवरेज निकाल देगा। ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कंपाइल एंड रन। कैसे देनी है वैल्यूज़? 25, 85, 90 स्पेस दे के इंटर। ग्रेड सी आया है जी आपका। 100 में से 25 लिए थे, 85, 90 ग्रेड सी बना। चलें कोई बात नहीं, तो मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह ये ग्रेड आ जाएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, मैंने एक और तरीके से ये कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वाइल वाला करके दिखाऊंगा आपको और स्ट्रक्ट वाला करके दिखाऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ये सारा कुछ फिर से कवर होता हो। वापस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये मॉड्यूल है 126। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट and then designing, building and testing software application which will satisfy those requirements। कहते हैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं कि यूज़र की आपने रिक्वायरमेंट लेनी है, फिर आपने उसको एनालिसिस करना है उसके ऊपर, फिर आपने डिज़ाइनिंग करनी है, फिर बिल्डिंग और फिर टेस्टिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर मेंटेनेंस। अगर आपने एक घर बनवाना हो तो आप क्या करेंगे? आप आर्किटेक्चर के पास जाएंगे, उसे अपनी रिक्वायरमेंट देंगे कि मुझे इतने रूम चाहिए, इतने वॉशरूम्स चाहिए, एक किचन चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, डाइनिंग हॉल चाहिए, स्टोर चाहिए। आप अपनी सारी उसे रिक्वायरमेंट दे देंगे। वो एनालिसिस करेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होती हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, और जो आपने डिमांड की है और आपका जो एरिया कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। यही एनालिसिस होता है। इसको अगर आप सॉफ्टवेयर के क्राइटेरिया में देखें तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो वो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट लेते हैं। वो आपसे बहुत सारी आपके साथ मीटिंग करते हैं, आपके साथ डिस्कशंस करते हैं, आपको प्रोटोटाइप्स दिखाते हैं, आपको पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। गर्ज वो रिक्वायरमेंट को पूरी तरह जज करते हैं कि आप बनवाना क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट। जब व्हाट डू यू वांट कर लेते हैं उसके बाद अगला पार्ट जो होता है वो ये होता है डिज़ाइन करें। मकान में क्या अगर देखें तो आर्किटेक्चर को पता चल गया बनाना क्या चाहते हैं, उसके बाद फिर वो आपके लिए नक्शा बनाता है कि ये नक्शा आपको दिखाता है कि ये है जो नक्शा जिसके मुताबिक आपका घर बनेगा। फिर वो बिल्डिंग उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना शुरू हो जाती है। उसके बाद टेस्टिंग का समय लें कि आप उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ वाकई उसी तरह से है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप रहना शुरू कर देते हैं। सॉफ्टवेयर कंसेप्ट को देखें। आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट दी, उन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया, उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन किया कि हम सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डिज़ाइन है, मॉड्यूलिंग करते हैं वो कि इंटरफेस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करेंगे या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, ये डिज़ाइन पार्ट होता है। उसके बाद वो कोडिंग करना शुरू करते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया वो ठीक है या नहीं है, और उसके बाद फिर वो डिप्लॉयमेंट मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है, और फिर इंटायर लाइफ उसकी मेंटेनेंस होती है। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को जो आप फॉलो करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले एक क्राइसिस आया था। वो हुआ ये था कि बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स होते थे वो ओवर बजट होते थे। वो एक तो ओवर बजट था, टाइम का ज़्यादा लगना, सॉफ्टवेयर में बग्स आना, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को हैंडल ना कर पाना, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को उसकी कम्प्लेक्सिटी होना उसके अंदर, और डिमांड फॉर न्यू सॉफ्टवेयर इंक्रीजिंग फास्टर कंपेयर्ड विद द एबिलिटी टू जनरेट न्यू सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर इतनी तेज़ी से डेवलप नहीं हो रहे थे जितनी डिमांड थी। इन सारे सॉल्यूशंस का जो प्रॉब्लम आया था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। वो क्या थी जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। उसमें ये हुआ कि उन्होंने जितनी भी मैं आपके साथ प्रॉब्लम, ओवर बजटिंग, टाइम कंस्ट्रेंट, बग्स, स्केलेबिलिटी का इशू, इस सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुतारफ़ हुई। तो उसके अंदर क्या था, लार्ज सॉफ्टवेयर को हम कवर करते थे। स्केलेबिलिटी, प्रोग्राम अगर आपने कोई रन किया है, आपने बनवाया, उसके अंदर कोई फीचर मज़ीद ऐड करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। अडॉप्टेबिलिटी थी, डिफरेंट प्रोग्राम के साथ कंपैटिबिलिटी के रिक्रिएट कर लें आप प्रोग्राम को। उसके साथ डायनामिक नेचर थी और क्वालिटी मैनेजमेंट थी। ये थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो क्राइसिस थे उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से रिजॉल्व किया गया। एट्रीब्यूट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, एक अच्छे सॉफ्टवेयर में क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होना चाहिए, डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी और यूजेबिलिटी होनी चाहिए। एफिशिएंसी मतलब वो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज क्या, प्रोसेसिंग और मेमोरी कम से कम यूज़ करे। यूजेबिलिटी क्या, द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शुड हैव स्पेसिफिक यूज़र इंटरफेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसका इंटरफेस और डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डिपेंडेबिलिटी क्या थी, डिपेंडेबिलिटी इंक्लूड वेरियस कैरेक्टर्स, डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर शुड नेवर कॉज एनी फिजिकल और इकोनॉमिक डैमेज एट द टाइम ऑफ सिस्टम फेलवर। अगर सिस्टम फेल हो जाए तो वो डिपेंडेंट नहीं था, वो अपने रिसोर्सेज को गेन कर लेता है, मतलब बैकअप जिसे आप कहते हैं, फेलवर से अपलिफ्ट होना। मेंटेनेबिलिटी, द सॉफ्टवेयर शुड रिजॉल्व टू मीट द चेंज डिमांड ऑफ द क्लाइंट्स। मेंटेनेबिलिटी ये होती है कि अगर कोई चेंज आ जाए उसको एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। अगर आपका सॉफ्टवेयर चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सूलों को मद्देनज़र नहीं रखा। चेंज शुड बी एक्सेप्टेड। अगर एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर की जाती हैं, फिर सिस्टम एनालिसिस होता है, फिर सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, फिर कोडिंग होती है, फिर डिप्लॉयमेंट होती है और बाद में अगर कोई चेंज आए तो अपडेशन होती है। ये एक बेसिक कंसेप्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप समझ गए हैं कि ऐसी प्रोडक्ट तैयार करना जो कि मेंटेनेबल हो, डिपेंडेबल हो, एफिशिएंट हो और यूजेबल हो। समझ गए बात को। और इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हैं। इसके कुछ फेसेस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ETC। ये मैंने आपके लिए ये पूरी जितनी बातें की हैं वो मैंने एक समरी बना दी है। अगर आप ये समरी नोट कर लेंगे, समय लेंगे, तो वो जितना पूरा मॉड्यूल है आपका कवर हो जाएगा एक स्लाइड के अंदर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर आर: ऑपरेशनल मतलब एक्टिव हो, चलता हो, काम करता हो, ट्रांजिशनल हो और मेंटेनेबल हो मतलब ऑलवेज करेक्ट। चलिए तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। ये वीडियो हमारी आज के लिए इतनी ही काफ़ी है क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गई है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मज़ीद टॉपिक को मैं कवर करूँगा, मज़ीद डिटेल के साथ, मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेंगे तो टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आपकी भरपूर हेल्प होगी। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।